तो बच्चों हम लोगों का लास्ट सेशन सेल डिविजन का, ठीक है, हमने कहां तक बात की थी जरा उसको रिकैप कर लेते हैं। पिछले सेशन में कहां तक कंप्लीट किया था? मियोसिस, मियोसिस किस में होता था? जर्म सेल में कि सोमैटिक सेल में? मियोसिस होता था जर्म सेल में। क्या बनता था मियोसिस से? एक सेल से 4 गैमीट बनते थे। ये सब चीजें फटाफट रिवाइज कर लो। एक मदर सेल से क्या बनता था? 4 गैमीट बनते थे। गैमीट कैसे है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? गैमीट है हैप्लॉइड। गैमीट कैसे है? हैप्लॉइड। ठीक है, अभी मियोसिस का मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मियोसिस में होता क्या है भाई? तो मियोसिस में होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या हो रहा था? पहले एन वाले 2 सेल बन गए, फिर मियोसिस 2 में उसके और 2, मतलब 2 के 2 कैसे? टोटल क्या बने? 4। ऐसे बने 4 हैप्लॉइड गैमीट्स। अभी मियोसिस 1 में क्या देखा था हमने? याद करो बच्चों, मियोसिस 1 के 4 फेजेस कौन से थे? There was प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसको याद करने का तरीका क्या बताया था? याद है ना? पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 1। फिर मियोसिस 2 में ऑब्वियसली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2, ये देखा था हमने। अभी मियोसिस 1 का फर्स्ट फेज कौन सा था? प्रोफेज। मियोसिस 1 का फर्स्ट फेज क्या था? प्रोफेज। उसमें 5 डिफरेंट स्टेजेस थे। कौन से 5 डिफरेंट स्टेजेस किए थे हमने? याद करो, वी डिड लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये भी मैंने आपको तरीका बताया था, याद कैसे करना है? LZPDD, इसी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, राइट? ओके, तो उसमें से सबसे पहला था लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम्स शुरू हुए थे, विजिबल होना शुरू हुए थे। जस्ट वी स्टार्टेड सीइंग द क्रोमोसोम्स, राइट? क्रोमोसोम्स किससे बने थे बच्चों? याद करो, क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे थे? क्रोमैटिन थ्रेड से बन रहे थे क्रोमोसोम्स। किया था हमने, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन थ्रेड से बने थे। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड जो है पूरा ऐसे गुचुड़ पुचुड़ था, मतलब पूरा ऐसे मिक्स्ड था एकदम, और फिर उससे अच्छे प्रॉपर शेप वाले क्रोमोसोम बन गए थे। और क्रोमोसोम पहले एकदम पतले दुबले रहते हैं, थिन एंड लॉन्ग। कौन से स्टेज में? लेप्टोटीन स्टेज में। मैंने नाम बाजू में लिखा भी, आप देख सकते हो, लेप्टो मतलब थिन, है ना? उसके बाद जाइगोटीन, जाइगो मतलब पेयरिंग, है ना? जाइगोट बताया था, जाइगो वो भी लिखा है, देखो आपके स्क्रीन पे सामने। तो जाइगोटीन में क्या हुआ? पेयरिंग हो गई। पेयरिंग का मतलब क्या था? याद है, मैंने बताया था बायोलॉजी के टर्म्स में। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोला था? साइनेप्सिस। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोला था? साइनेप्सिस। और जिस पॉइंट पे आके दोनों ज्वाइन होते हैं, टच होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कायस्माटा। क्या बोलते थे अपन? कायस्माटा। और जो स्ट्रक्चर बना 2 क्रोमोसोम को जुड़ने से, उसके लिए 3 नाम थे। 3 नाम क्या थे? याद करो, यहां तक हमने लास्ट कंप्लीट किया था ना बच्चों। 3 नाम क्या थे? एक था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या था? क्योंकि साइनेप्स से बना ना, तो नाम था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। या फिर आप बाइवैलेंट भी बोल सकते थे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम थे तो बाइवैलेंट। या फिर आप टेट्राड भी बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, तो टोटल 2 क्रोमोसोम में कितने हुए? 4 सिस्टर क्रोमैटिड हुए, तो टेट्राड। यहां तक आई होप सबको एकदम से क्रिस्टल क्लियर चीजें थी, प्रॉपर, है ना? ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज था हमारा पैकेटीन स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सा था? पैकेटीन स्टेज। और ये मैंने आपको बोला कि एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोफेज 1 का सबसे लंबा जो स्टेज है, सबसे लंबा स्टेज है, वो कौन सा है? पैकेटीन स्टेज है। ठीक है, कैसे पता अपने को? ये देखो, यहां पर क्लियरली लाइन क्या मेंशन हुई है, देखो मेंशन क्या की हुई है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। क्या? फर्स्ट 2 स्टेजेस आर शॉर्ट कंपेयर्ड टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज पैकेटीन, कंपेयर्ड टू पैकेटीन स्टेज। क्या ये बात आप लोग को क्लियर हुई? ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस? तो आंसर क्या बोलेंगे आप? पैकेटीन। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ कि ना, एवरीबॉडी। यस, ओके, ठीक है। तो पैकेटीन में क्या होने वाला? अब यहां पर बहुत ही ब्रिलियंट काम, बहुत ही अच्छा काम होने वाला है। जेनेटिक्स का सबसे मेन प्रोसेस यहां पर होने वाला है, जो आज आप पहली बार सीख रहे हो, वो है क्रॉसिंग ओवर। क्या होने वाला है बच्चों? क्या होने वाला है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो कोई आपको पूछेगा क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो आप क्या बोलोगे? क्रॉसिंग ओवर हैपेंस ड्यूरिंग द पैकेटीन स्टेज of the prophase 1 of the meiosis 1.
फिर से समझना क्या बोला मैंने, रिपीट करोगे। क्रॉसिंग ओवर हैपेंस ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर हुआ सबको ये? अच्छा, आप बोलोगे सर ये क्रॉसिंग ओवर आखिर होता क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक एक करके वर्ड को समझना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ये सीधा सीधा डेफिनेशन बोल सकते हो आप ये कि भाई क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन क्या है, तो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब होता क्या है देखो कि भाई एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम दोनों सिमिलर हैं। किसमें सिमिलर है? साइज में, शेप में, और उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो सिमिलर तरीके के जीन्स है, सिमिलर टाइप के जीन्स है। ये दोनों आपस में आके पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग को क्या बोला था? साइनअप्स। पिछले स्टेज में हो चुकी थी, याद है? एक बार नजदीक आ गए, पेयरिंग हो गई, तो ये दोनों में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से ये क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? एक न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान से सुनना। एक न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा कैरेक्टर्स का। ठीक है, अब ये मैंने पिछली बार बताया था, इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो आपके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स मम्मी के जैसे दिखते हैं, कुछ फीचर्स पापा के जैसे दिखते हैं। करेक्ट बोल रहा हूं, है ना? जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि हो सकता है आपके बालों का कलर आपके मम्मी पे गया हो, और स्किन का कलर आपके पापा पे गया हो, आईज का कलर मम्मी पे गया हो, हाइट पापा पे चली गई हो, ऐसा हो सकता है। सो यू हैव डिफरेंट बॉडी कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर और डिसिमिलर टू वन ऑफ योर पेरेंट्स। करेक्ट है बच्चों? ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप इसकी? ये जो पूरा फंडा है क्रॉसिंग ओवर का, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि कैरेक्टर्स का आदान प्रदान, जीन्स का आदान प्रदान हो रहा है दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, जिसकी वजह से कंप्लीटली नया सेट ऑफ कैरेक्टर्स बन रहा है। राइट? सो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने से इट लीड्स टू व्हाट? क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या ये बात समझ में आई? जब क्रॉसिंग ओवर होगा यानी कि एक्सचेंज होगा, तो रिजल्ट क्या होगा? नया जेनेटिक मटेरियल, यानी कि नया कॉम्पोजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, नया कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है ना? जीन्स के बारे में मैंने क्या बताया था, याद करो। जीन्स क्या है? जीन्स को एकदम सिंपल भाषा में हमने किया था, जीन इक्वल टू सेगमेंट ऑफ डीएनए। करेक्ट? ये किया था हमने। कोई आपको बोले तो बायोलॉजी का सबसे सिंपल डेफिनेशन, 3 वर्ड का डेफिनेशन। जीन क्या है? कोई पूछेगा जीन क्या होता है, तो बोलेगा सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिंपल। ठीक है, अच्छा, तो जब आप क्रोमोसोम ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, क्रोमोसोम आपने ड्रॉ करा, ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया ना, मैंने एक पार्ट अलग से बनाया, ध्यान से देखना, मैंने एक पार्ट थोड़ा अलग से बनाया ना, ये इस तरह। एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन में होता है ना पूरा, मैंने जानबूझ के एक हिस्सा अलग से बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूं। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब दूसरा मैं क्रोमोसोम बनाता हूं, एक और। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि एक जैसा दिखे। समझिए, ऐसा है।
ठीक है, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, दोनों की साइज और शेप एकदम से सिमिलर है। तो ये दोनों क्या हो गए पहले बताओ, ये दोनों क्या हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए। साइज और शेप एक जैसी है तो क्या है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, होमोलॉगस है तो क्या होगा कि इनके जो सेट ऑफ, इनके ऊपर जो जीन्स लगे होंगे, क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे समझो जैसे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं जो क्या है, जीन्स। ये नजदीक भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं, ऐसा भी समझ लो। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो दे कैन बी क्लोज टुगेदर और दे कैन बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दूर है, यहाँ पे एकदम ऐसे नजदीक में रखा हुआ है ना बच्चों? अच्छा, अब ये दो क्रोमोसोम का क्या हुआ, इन दोनों की हो गई पेयरिंग, यानी कि साइनैप्स फॉर्मेशन हो गया। कौन से स्टेज में हुआ साइनैप्स फॉर्मेशन? जाइगोटीन स्टेज में साइनैप्स फॉर्मेशन हो गया। और इस पॉइंट पे देख सकते हो आप, ये दोनों जॉइंट है, देखो इस पॉइंट पे चिपक गए, तो ये कायस्माटा हुआ ना, है ना? ठीक है, अब पैकेटीन में क्या होगा, ध्यान से देखना। पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन में ना इस क्रोमोसोम का एक हिस्सा इस क्रोमोसोम के एक हिस्से से एक्सचेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसे। अब क्या हुआ आप देख सकते हो, एक कंप्लीटली नया कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, जहां पर दैट एंटायर ब्लू वाला क्रोमोसोम विल हैव सम पार्ट ऑफ रेड एंड दैट एंटायर रेड वाला क्रोमोसोम विल हैव सम पार्ट ऑफ ब्लू। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोसेस हुई ना, फिर से देखो, ये जो प्रोसेस हुई जहां पर जो एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा थोड़ा पार्ट एक्सचेंज हुआ दोनों का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्या ये बात सबको समझ में आई? इमेजिन कर पा रहे हो? तो आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा ये हुआ भाई, जो ओरिजिनल क्रोमोसोम्स थे तो उसके ऊपर यहां पर भी कुछ जीन्स लगे हुए थे, हाँ कि ना? यहां पर पूरे क्रोमोसोम पे जीन्स लगे हुए हैं ना, तो कुछ जीन्स आपके यहां से इधर आ गए और इधर से इधर आ गए, तो नए जीन्स हो गए। तो हो सकता है आपको मम्मी से ये जीन मिला था हाइट का, जिससे आप टॉल थे, और ये जीन मिला था आईज का, जिससे आपकी आईज ब्लैक थी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहां पर पापा के पास ये जीन था जिससे समझो भाई हाइट आपकी शॉर्ट थी, फॉर एग्जाम्पल, और आईज आपकी ग्रीन होनी चाहिए थी। तो अब क्या हुआ, आपके एक्सचेंज होने लग गए जेनेटिक मटेरियल, यानी कि नए कॉम्बिनेशंस बन गए। तो आप शॉर्ट हो गए, आप टॉल हो गए, आपकी आइज ग्रीन होगी, ब्लैक होगी, ब्राउन होगी, ये सारे कैरेक्टर्स अब क्या होने लगे, नए कॉम्बिनेशन बन गए। क्योंकि ऐसी कोई गारंटी होती है क्या कि जो टॉल है उसकी यही कलर के बाल होंगे, जो शॉर्ट है उसके यही कलर की आंखें होगी? नए नए कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं ना। समझ पा रहे हो आप? ऐसा हो सकता है कि आपका भाई बहन या सिबलिंग जो है, जो सेम माँ बाप से आया है, उसकी हाइट आपसे अलग हो, उसकी आंखों का कलर आपसे अलग हो, उसके बालों का कलर आपसे अलग हो। ये आपने देखा है ना? ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब सेम मम्मी डैडी है तो नए कैरेक्टर्स कैसे बने? क्या ये सोचने वाली बात है, हाँ कि ना? तो नए कैरेक्टर्स कैसे बने? रिकॉम्बिनेशन से बने। क्या ये दिमाग में गया बात? बोलो हाँ कि ना, है ना? नाउ सी व्हाट द टेक्स्ट बुक सेज। टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज क्या है? तो भाई there is appearance of recombination nodules, that is the sites at which crossing over occurs. अब मैंने यहां पे डायग्राम में बनाया दो ऐसे साइट जहां पे स्पेसिफिकली इधर क्रॉसिंग ओवर हुआ और इधर क्रॉसिंग ओवर हुआ। करेक्ट? पूरे क्रोमोसोम में हुआ क्या? नहीं, स्पेसिफिक जगह पे हुआ, पहली बात। ठीक है, स्पेसिफिक जगह पे हुआ। दूसरी बात ये कि भाई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होगा, मतलब ये इसके और इसके बीच में नहीं होगा, इसके और इसके बीच में नहीं होगा, रेड और रेड के बीच में, ऐसे नहीं हो रहा, नॉन सिस्टर। ठीक है, ये पूरा, ये जो ब्लू वाले थे ये दोनों आपस में सिस्टर थे, जो दोनों रेड वाले थे ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड थे। ये कर चुके हैं हम लोग। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड को आप क्या बोलते हो? सिस्टर क्रोमैटिड, बरोबर ना? तो एक्सचेंज किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। और जो एरिया में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? देखो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखो, क्या बोलता है? देयर इज अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, दैट इज द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन व्हाट? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स।
मतलब कि क्या कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए। तो आप बोलेंगे, ऐसे लिख के रखो, चलो आप लिख के रखो साइड में, कंडीशंस फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होगा, कब होगा बच्चों। पहला कंडीशन, क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, होमोलॉगस होना चाहिए। क्या ये समझा सबको, होमोलॉगस क्रोमोसोम। दूसरा, क्रोमैटिड कैसे होने चाहिए, सिस्टर की नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर होना चाहिए। क्या ये एकदम से क्लियर हो गया, इजी, वेरी गुड। ठीक है, क्रोमैटिड कैसे चाहिए, नॉन सिस्टर चाहिए, क्रोमोसोम कैसे चाहिए, होमोलॉगस चाहिए, एंड स्पेसिफिक एरिया चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बस ये तीन चीज हो गई तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया है ना। अच्छा, अभी ये दोनों क्रोमोसोम नजदीक आए, साइनेप्सिस हुआ, कायस्माटा पे चिपके, क्रॉसिंग ओवर कर लिया, पैकेटिन का काम हो गया, करेक्ट। तो देखो, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। रिकॉम्बिनेशन खत्म तो पैकेटिन भी खत्म। पर अभी भी क्या ये दोनों क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हाँ, सी अभी भी ये लिंक्ड है ना। क्या आप ये देख पा रहे हैं बच्चों, अभी भी ये दोनों कहां पे हैं, ये देखो एक दूसरे से कैसे है, लिंक्ड है। मतलब उनका लिंकेज टूटा क्या, अभी भी उनका जो जो ज्वाइनिंग हुई थी वो टूटा क्या, नहीं, सिर्फ एक्सचेंज हुआ, अभी भी वो अभी ज्वाइंट है। अब क्या करना है, अब उनको अलग करना है, वो अगले स्टेज में होगा। यानी कि डिप्लोटीन में क्या होने वाला है बताओ, डिप्लोटीन में क्या होगा, सेपरेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, सेपरेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहां पर ये बोलता है भाई, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, यानी कि आके जुड़ गए थे ना, अब वो डिसॉल्व होने लगेगा, यानी कि अब सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर क्या होगा, अब क्या होगा, सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर चालू हो जाएगा इन दो क्रोमोसोम्स का। क्योंकि अभी तक इन्होंने एक्सचेंज तो कर लिया, फिर भी ये जुड़े हुए थे, तो इसलिए डिप्लोटीन में देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो नए रिकंबाइंड, अभी पहले कैसे थे, नॉर्मल होमोलॉगस थे, अब कैसे हैं, रिकंबाइंड वाले, अब नए वाले बन गए ना। तो ये अब रिकंबाइंड वाले दे स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। बाकी सब जगह पे वो एक दूसरे से जहां जहां जुड़े हुए थे वो सब छोड़ देंगे, सिर्फ कहां पे वो जुड़े हुए रहेंगे, सिर्फ साइट ऑफ क्रॉसओवर, जहां पे क्रॉसओवर हुआ था वहां पर वो अभी टच में रहेंगे, वहां पर वो अभी भी टच में रहेंगे। तो क्या होता है कि क्रोमोसोम पहले जुड़े हुए थे, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे अपना सेपरेशन चालू किया प्रोसेस, और ये जो पूरा जो जॉइंट था ना उसको पहले एक एंड पे लेके गए, ऐसे समझ रहे हो, डायरेक्ट ऐसे अलग नहीं किया, जो जॉइंट था उसको क्या किया, एक एंड पे लेके गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन। यानी कि जो जॉइंट था उसको एक टर्मिनल, एक एंड पे लेके गए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, जो जॉइंट था उसको क्या किया, एक एंड पे लेके गए और फिर उसको सेपरेट किया। तो यहां पर जब सेपरेट होंगे ना क्रोमोसोम, उसके पहले यहां पर मेंशन नहीं है, बट एक छोटा सा फेज आएगा, जिसको फेज नहीं, छोटा सा प्रोसेस होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर अभी बना, अभी एक्स शेप कैसे बन रहा है भाई, तो ये ओरिजिनली, अभी मैं तो इतना बड़ा डायग्राम बना के दिखाया ना आपको, तो ये तो कुछ इस तरह का दिखेगा ना, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे ऐसे टच है, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे है। ये दो अलग अलग क्रोमोसोम थे ना, एक क्रोमोसोम ऐसा था, दूसरा क्रोमोसोम ऐसा था। तो ये रफली एक्स शेप का दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप पे, है ना। तो ये कायस्माटा को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ये एक्चुअली जो पॉइंट है जहां पे वो जॉइंट है उसको कायस्माटा बोलते हैं, बट इस लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो एक्स शेप है ये कायस्माटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि अभी भी किसी पॉइंट पे ये जुड़े हुए हैं। अगर ये कंप्लीटली अलग हो गए तो ये तो दो सीधी सीधी लाइन दिखनी चाहिए ना आपको। करेक्ट बोल रहा हूं बच्चों, ऐसे, ठीक है।
अच्छा, सो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द कायस्माटा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है, देखो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स हैं, जब रिकंबाइंड क्रोमोसोम्स अभी तक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कायस्माटा बोलेंगे। अच्छा, इन सम oocytes, oocytes मतलब समझते हो? एग सेल्स। एग सेल को क्या बोलते हैं अपन? एग सेल को क्या बोलते हैं? oocyte। एग सेल को क्या बोलते हैं? oocyte। ये वैसे फंगाई में भी आपको मैंने सिखाया, ऊस्पोर, जूस्पोर, वो सब सिखाया था हमने, सीखा था। ऊ वर्ड हम लोग यूज करते हैं फीमेल ओवम या एग के लिए, ठीक है, डबल ओ, ऊ। तो oocyte या फिर मतलब oocyte यानी कि एग सेल जो होता है, उसमें डिप्लोटीन का लेंथ कभी कभी बहुत लंबा चला जाता है। मतलब डिप्लोटीन में आ गया सेल और फिर वहां पे वो स्टॉप हो जाता है। याद है मैंने G0 फेज बताया था एक? कई बार ऐसा होता है कि सेल चालू करता है प्रोसेस को, फिर रुक जाता है, डिवीजन के प्रोसेस को शुरू करता है, फिर क्या कर देता है? रोक देता है, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो कंटिन्यू करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है यहाँ पे। oocyte में कई बार क्या होता है, हायर वर्टिब्रेट्स वगैरह में अगर oocyte है यानी कि एग सेल है, तो उसमें ये डिप्लोटीन स्टेज पे आके रुक जाता है सेल डिवीजन, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अभी आप पूछोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो जरा उसके बारे में भी ब्रीफली बता देता हूं। कोई भी फीमेल है, ठीक है, कोई भी फीमेल, ठीक है, जैसे अभी आप लोग कोई फीमेल है समझो, कोई है ना, तो उसमें फीमेल के बॉडी में ओवरी होगी, करेक्ट। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवम बनाने के लिए जर्म सेल्स होंगे, है ना। तो क्या वो कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से ही ओवम बना रहा है? नहीं, जब तक आप प्यूबर्टी पे नहीं पहुंचे हो, जब तक आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन का एज नहीं आया है, या जब तक ये नहीं आया, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का टाइम नहीं आया, तब तक ओवम बना के क्या करेगा? एग सेल बना के क्या करेगा? सही बात है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ओवरी के अंदर ये जो सारे सेल्स हैं, जर्म सेल्स, वो oocyte स्टेज पे आके रुक जाते हैं, फिर एवरी मंथ एक एक सेल डेवलप होता है और बाहर आता है। इस जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद, वो इसीलिए होती है ना, क्योंकि मंथली बेसिस पे एक एक सेल बाहर आता है। आप समझे? इसको कैसे सोच सकते हो आप कि एक रिजर्व बना के रखा हुआ है, बहुत सारे एग सेल्स का क्या बना के रखा है? एक रिजर्व, और हर एक महीने में एक सेल का चांस लगता है कि चल भाई इस बार तू आ जा, तेरे को डेवलप करके आगे ओवम बना के भेजेंगे। अच्छा, तेरा नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, कोई बात नहीं, चलो बाहर फेंक दो, नए वाले को लेके आओ। तो ऐसे हर महीने क्या होता है? एक नया एग सेल बनता है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो टेक्निकली वो एग सेल बनने की प्रोसेस क्या है? जो oocyte डिप्लोटीन स्टेज पे आके रुक गया था, वो अब आगे आके अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करेगा और गैमीट को बनाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। ये हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो ये oocyte वाला फंड है। खैर, अब तो डिप्लोटीन में क्या हुआ, फिर से देख लेना। डिप्लोटीन में क्या हुआ? सेपरेशन चालू हुआ। सेपरेशन के वक्त एक और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको मैंने आपको बताया, विच इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। दैट इज द एंड। अभी सिर्फ क्रोमोसोम ऐसे थे, फिर वो ऐसे सिर्फ एंड पे टच रहेंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। पर अब जो सेपरेट हुए, अब ये पुराने वाले टाइप के क्रोमोसोम थे कि रिकंबाइंड वाले थे? इतना तो पता समझ में आ गया होगा सबको। ये पुराने टाइप के थे कि रिकंबाइंड फीचर्स वाले थे? कैसा लगता है आपको? क्या लगता है? अब जो सेपरेट हुए ये नए जो क्रोमोसोम्स हैं, ये कौन से वाले? ये रिकंबाइंड फीचर्स वाले, है ना, राइट। अच्छा, सो फाइनल स्टेज आ गया अभी डिप्लोटीन के बाद। क्या? डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस। अभी डायकाइनेसिस में एक्चुअली टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होता है। देखो, मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। क्या होता है? बताया ना मैंने अभी आपको, मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायस्माटा। ड्यूरिंग दिस phase chromosomes are fully condensed and the spindle is assembled. What were the spindle fibers? स्पिंडल फाइबर्स क्या थे? सबको याद है, ऊपर था सेंट्रियोल, जिसमें से ऐसे छोटे छोटे फाइबर थे जिसको हम लोग एस्ट्रल फाइबर बोलते थे, क्योंकि वो स्टार जैसे दिखते थे। और बड़े बड़े जो फाइबर आ रहे थे उनको हम क्या बोलते थे? स्पिंडल फाइबर बोलते थे। ये आपके सेल में इस तरह से अरेंजमेंट होती थी, करेक्ट है बच्चों। तो स्पिंडल फाइबर वाज मेड बाय सेंट्रियोल टू
पुल द क्रोमोसोम्स अवे फ्रॉम ईच अदर। आप बोलेंगे हाँ सही है। तो स्पिंडल फाइबर असेंबल हो गया और डाइकाइनेसिस खत्म होने आया, तो अब अगला फेज, स्टेज नहीं, अगला फेज चालू होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज। तो प्रोफेज के 5 स्टेज खत्म हो गए, तो अगला फेज चालू होगा ना, कौन सा वाला, मेटाफेज। मेटाफेज 1 चालू होगा। अगर प्रोफेज 1 आपको समझ में आ गया तो बाकी पूरा बहुत इजी आपको ऑलरेडी आता है। प्रोफेज 1 एक बार रिवाइज कर ले फटाफट। चलो प्रोफेज 1 देखते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लो। चलो देखो, लेप्टोटीन में क्या हुआ था, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स बने थे थिन एंड लॉन्ग, ठीक है, थिन एंड लॉन्ग स्टार्ट हुए थे विजिबल होना। बोलो हाँ कि ना, यस ओके। जाइगोटीन में क्या हुआ था बच्चों, तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हुआ था, ठीक है। एक एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हुआ था। आप बोलेंगे हाँ ठीक है सही है। तीसरा स्टेज था पैकिटीन, पैकिटीन लॉन्गेस्ट भी था, ये भी याद रखना। पैकिटीन में क्या हुआ था, सिंपल एक वर्ड में लिख देते हो आप, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ था, रिकॉम्बिनेशन हुआ था। करेक्ट है बच्चों, ओके। देन हुआ था डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या हुआ था, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिंपल भाषा में अगर मुझे और अच्छे से सिंपल तरीके से बोलना होता तो मैं ऐसा बोल सकता था, स्टार्टिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यस, है ना, ओके। एंड डायकाइनेसिस में हुआ था टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायास्मार्ट। सिंपल, इतना ऐसे आपको लिखना है। क्या ये क्रिस्टल क्लियर हो गया हर बच्चे को, है ना। और टर्मिनलाइजेशन हुआ, फिर सेपरेट हो गए, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, और इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायास्माटा के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल भी चालू हो गया था, बाय द वे, असेंबली ऑफ स्पिंडल। ये भी लिख देते हैं, क्या चालू हुआ था, असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, है ना, फाइबर्स। आप बोलेंगे ठीक है, चलो स्पिंडल फाइबर्स भी बन गए, टर्मिनलाइजेशन भी हो गया, ओके। अब आते हैं हम लोग मेटाफेज 1 पे। अब मेटा के लिए मैंने आपको ये 10 बार ये वर्ड बताया था। मेटा का मतलब मिडल, मेटा का मतलब मिडल। मिडल का मतलब ये था कि भाई जो सेल है पूरा, उसका इक्वेटर यानी कि उसका मिडल, सेल के मिडल में सारे क्रोमोसोम आके ऐसे लेट गए, सारे क्रोमोसोम आ गए ऐसे। तो जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स थे अब वो कहां आ गए, अब वो आ गए इक्वेटोरियल प्लेट पे। कहां आ गए अभी, इक्वेटोरियल प्लेट पे। अभी भी देखो टर्मिनलाइजेशन हो चुका है, अभी भी पूरे सेपरेट नहीं हुए, अभी तो स्पिंडल अटैच होगा और जब खींचेगा तब सेपरेट होंगे ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो बाइवैलेंट, बाइवैलेंट अभी भी क्या है, बाइवैलेंट मतलब डबल वाले, है ना, टेट्राड। ध्यान से पढ़ना सेंटेंस को बच्चों, क्या बोल रहा है वो, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स है, ये कहां आ गए अभी, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। आप बोलोगे हाँ सर मेटाफेज है, कहां जाएंगे, इक्वेटर पे ही तो जाएंगे, और कहां जाने वाले हैं, ये तो आपको ध्यान से पता चल गया, ठीक है। तो स्पिंडल जो है फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स, फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स, स्पिंडल जो है वो कहां अटैच हो जाता है, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है। काइनेटोकोर मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। जो क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उसके बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। और ये सेंट्रोमियर को जूम करके देखा तो इसके ऊपर छोटे छोटे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर थे, इन डिस्क जैसे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, काइनेटोकोर बोला था, है ना। डायग्राम में देख के हमने समझा भी था इसको, राइट। तो काइनेटोकोर पे स्पिंडल आके क्या हुआ, अटैच हो गया। आप बोलेंगे ठीक है सही बात है, काइनेटोकोर पे स्पिंडल अटैच हो गया। अब स्पिंडल ने अटैचमेंट कर ली काइनेटोकोर पे, उसके बाद क्या होगा, तो आपको डायग्रामेटिकली उन्होंने समझाया। देखो यहाँ पे प्रोफेज 1 में क्या हो रहा था, देखो पहले थिन एंड लॉन्ग थे, देखो ये दिख रहा है थिन एंड लॉन्ग, ये लंबे भी है पतले भी हैं। फिर उसके बाद ये हो गया रिकॉम्बिनेशन, थोड़े मोटे हो गए और एकदम से आके चिपक गए एक दूसरे से। अब बोलोगे हाँ ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। मेटाफेज में क्या हो रहा है, देखो 4 ये ऐसे पूरे मतलब
दो दो क्रोमोसोम के सेट आ गए, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, और ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर, जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो गए। एवरीबॉडी विद मी सो फार, बोलो यस और नो। ओके, है ना। अब क्या होगा एनाफेज में? एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर, ये मैंने बताया था ना, इस तरह से स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऐसे वो खींच के क्रोमोसोम को अलग कर देते हैं, खींच के क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं कंप्लीटली। अच्छा, सेपरेट कर देंगे तो कैसा दिखेगा? वो इस तरह का दिखेगा। देखो अब क्या हुआ, आधा क्रोमोसोम इधर गया, आधा क्रोमोसोम इधर गए। सिंपल है। जो इक्वेटर पे आए थे उनको जब खींचा ऐसे, तो दे विल बी पुलिंग देम अपार्ट एंड वन विल गो फॉर वन पार्ट विल गो टू द नॉर्थ पोल, द अदर विल गो टू द साउथ पोल। पर मैंने ये कहा था पिछले लेक्चर में, अपन उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, अपन उसको एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल बोलते हैं सेल के लिए, ठीक है ना। अर्थ के लिए नॉर्थ साउथ बोलते हो आप, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना ग्रेविटेशन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। अच्छा, फिजिक्स में जस्ट एक फन फैक्ट बता देता हूँ, फिजिक्स में ग्रेविटेशन में बोलता है कि अर्थ का शेप क्या है? राउंड है क्या? स्फीयर है? अर्थ का शेप कैसा है बच्चों? स्लाइटली फ्लैटेंड स्फीयर है, ऐसा पढ़ाया ना आपको ग्रेविटेशन में। हाँ, पर सेल जो है ना, हम लोग उसको पूरा स्फीयर ही मानते हैं, ठीक है ना, सेल को स्फीयर मानते हैं। तो आप उसको एनिमल पोल वेजिटेटिव पोल बोल लो, एक ही बात है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो एनाफेज में क्या हुआ बताओ? एनाफेज में कंप्लीट सेपरेशन हो गया। अच्छा, किसका सेपरेशन हुआ? सिस्टर क्रोमैटिड्स का कि नॉन सिस्टर का? सिस्टर तो साथ में ही रहेगी, सिस्टर साथ में ही रहेगी, नॉन सिस्टर सेपरेट हुए इस बार। जो दो आए थे ना, ये दोनों आए थे और अभी इनका टर्मिनलाइजेशन हो चुका था। अब ये कहां जुड़े हुए थे? तो सिर्फ ये एकदम एंड पे ऐसे टच चुके ना, ये एंड, सिर्फ एंड पे जुड़े थे। तो यहां पर इनका जो अटैचमेंट था क्या? नहीं, यहां पर अटैचमेंट नहीं था। इस बार अटैचमेंट कहां था मालूम है? एकदम एंड पे ऐसे टच, सिर्फ एंड पे, बाकी कहीं पे भी अटैचमेंट था ही नहीं, एकदम एंड पे था, टर्मिनल हो चुके थे ना। और जब ये स्पिंडल ने इनको खींचा, एक स्पिंडल ने यहां से खींचा, एक स्पिंडल ने यहां से खींचा, तो ये दोनों नॉन सिस्टर वाले सेपरेट हुए। तो ये दोनों सिस्टर तो साथ में गई ना, देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया पूरा, सॉरी हाँ, ये ऐसे गया, अलग हो गया, और दूसरा वाला ऐसे अलग हो गया। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, दे रिमेन एसोसिएटेड। क्वेश्चन, सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्या बोलता है वो? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विल सेपरेट बट सिस्टर क्रोमैटिड्स विल रिमेन एसोसिएटेड। क्या ये दिमाग में गया? माइटोसिस में क्या हुआ था याद करना। माइटोसिस में क्या हुआ था? माइटोसिस में तो ऑलरेडी डबल हो गए थे क्रोमोसोम, है ना, सारे क्रोमोसोम्स तो हो गए थे डबल, मतलब कि ऑलरेडी चार चार थे, उसमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड थे ही, तो और सब एक जैसे ही थे। उसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ था क्या माइटोसिस में बच्चों? माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, सब एक जैसे ही थे। तो उसके लिए उनको सेपरेट करते टाइम पे ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया था, बट यहां पे क्लैरिफाई किया है। क्या बोला उन्होंने? होमोलॉगस क्रोमोसोम तो अलग हो जाएंगे पर सिस्टर क्रोमैटिड्स विल रिमेन एसोसिएटेड। क्या ये बात समझ में आई? लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल रीअपियर। सेम ना, जो माइटोसिस के टीलोफेज में हुआ था वही सेम चीज। पहले न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो चुकी थी, अब टीलोफेज खत्म हो गया ना सब कुछ, तो क्या होगा? न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाएगा और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी यानी न्यूक्लियर एनवेलोप था वो भी वापस आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस बच्चों, आप लोग हाँ या ना नहीं बोलना चाहते? मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, नाराज हो, बोर हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है बोलो। अच्छा ये बताओ, प्रोफेज जब चालू हुआ था तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लग गई थी? प्रोफेज में हमेशा ऐसा होता है, यस और नो, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी प्रोफेज में, लेकिन अब टीलोफेज में आ गए हो, लास्ट स्टेज में, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मेन काम सारा कंप्लीट हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट भी हो गए, तो अब क्या होगा? न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो वापस आ जाएगी। सिंपल बात है ना। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आ गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस क्या सिखाया था मैंने? साइटोकाइनेसिस क्या था? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना, एक्चुअल सेल का डिवीजन। अब इसके पहले तो सारा क्या हो रहा था? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था ना, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या है? साइटोप्लाज्म, यानी कि बेसिकली सेल का जो डिवीजन है
ठीक है, तो अब मुझे बताओ कितने सेल बन गए। एक सेल जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2। तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, डायड। 2 को क्या बोलेंगे, जैसे 4 को टेट्राड बोलते थे तो 2 को क्या बोलेंगे, डायड बोलेंगे, है कि नहीं, डायड ऑफ सेल्स बोलेंगे, है ना बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। तो ऐसा हुआ, देखना, देखो, प्रोफेज 1 हुआ, मेटाफेज 1 हुआ, एनाफेज 1 हुआ, टीलोफेज 1 हुआ, फिर हुआ साइटोकाइनेसिस। फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद फिर प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा, टीलोफेज 2 होगा, और फिर से होगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुआ बताओ गधे बच्चों, पूरा टोटल सेल डिवीजन में 2 बार होगा ना, ऑफ कोर्स, सवाल ही नहीं है। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर सेल का डिवीजन, फिर वापस न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर वापस सेल का डिवीजन। इसलिए तो मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये तो लॉजिकल बात है कि नहीं। चलो, नाउ द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। नॉर्मल है, सिंपल वर्ड है, इंटर का मतलब क्या मैंने सिखाया आपको, इंटर का मतलब बिटवीन, वेरी गुड, इंटर का मतलब बिटवीन 2 थिंग्स, है ना। मैं बार बार सेम एग्जांपल देता हूं, इंटरनेशनल मैच होता है 2 कंट्रीज के बीच में, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है 2 स्कूल के बीच में, तो इंटर, अच्छा, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो 2 डिवीजन के बीच का टाइम क्या है, इंटरकाइनेसिस। देखो मियोसिस 1 खत्म हुआ, मियोसिस 2 चालू होने वाला है, तो इन दोनों के बीच में तो इंटरकाइनेसिस। क्या ये इंटरफेस जितना लंबा है, नहीं, इंटरफेस तो 2 पूरे एम फेज के बीच में था, करेक्ट है बच्चों। इंटरफेस बड़ा फेज था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, याद है, रेस्टिंग फेज उसका गलत नाम था, प्रेपरेशन फेज, प्रेपरेटरी फेज बोला था हमने, पिछले सेशन में डिटेल में किया था, राइट, इसके पहले वाले में। तो यहां पर क्या हुआ, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा सा आराम का समय मिला सेल को, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। मेन फंडा ये है कि देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। डीएनए का रेप्लिकेशन ऑलरेडी किस में हो चुका है, एस फेज में हो चुका है, एस फेज में हो चुका है, ठीक है। अच्छा, मियोसिस 2 इसके बाद, अच्छा मियोसिस 1 खत्म हो गया, साइटोकाइनेसिस खत्म हो गया, डन। अब मुझे ये बताओ, मियोसिस 2 के बारे में मैंने आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट पिछले सेशन में बताया था, वो क्या था, कि मियोसिस 2 इज एक्चुअली नथिंग बट, मियोसिस 2 इज एक्चुअली नथिंग बट माइटोसिस। और माइटोसिस तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम लोग बोलने के लिए क्या बोलेंगे, मियोसिस 2, पर एक्चुअली वो क्या है, वो माइटोसिस ही है। पहचान क्या थी माइटोसिस की, क्यों ऐसा बोला हमने कि मियोसिस 2 इज एक्चुअली माइटोसिस। मियोसिस 2 में होने वाला क्या है भाई, तो आपने 2n से शुरू किया था, क्या किया था आपने, 2n से शुरू किया था, 2 सेल बने थे nn वाले, तो इसको मैं मियोसिस बोल सकता हूं क्योंकि रिड्यूस हुआ, आधा हो गया ना, 2n का क्या हुआ, nn हो गया, आधा हो गया। पर अब इस ऊपर वाले फेज को आप अपने दिमाग से 2 सेकंड के लिए हटाओ और इसके ऊपर फोकस करो। अब ये n का nn बना, तो आप बोलोगे सर ये तो माइटोसिस हो रहा है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना यार, एक के 2 सेल बन रहे सेम नंबर, इसीलिए अब इसको बोला, तो मियोसिस 2 बोलने के लिए ठीक है, पर एक्चुअली प्रोसेस क्या है, माइटोसिस है। क्या ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों के दिमाग में, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, गुड, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि मियोसिस 2 इज लिटरली माइटोसिस, और माइटोसिस तो हमने इन डेप्थ कवर किया है, तो माइटोसिस तो ऐसे खत्म हो जाएगा। आपने देखो 4 लाइन में उन्होंने उड़ा दिया, क्या होगा माइटोसिस में, प्रोफेज 2 क्या होगा, देखो, इट रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस, अग्रीड। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फिर से खत्म हो जाती है, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन अभी तो बनी थी टीलोफेज 1 में, हाँ टीलोफेज 1 में बनी, फिर इंटरकाइनेसिस में सेल सेपरेट, जो साइटोप्लाज्म में सेपरेट हुआ, फिर जब दोनों सेल वापस से मियोसिस 2 में एंटर किए ना, फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो गई, समझ रहे हो। और बाकी पूरा प्रोसेस सेम, यानी कि क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, फिर से क्रोमोसोम कैसे, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होके क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया, सेम हुआ था, ओके। मेटाफेज 2 क्या होने वाला है, क्रोमोसोम्स वापस, अब ये आपको रेपिटेटिव लगेगा, आप बोलोगे सर अब तो पकड़ रहे हो आप, तो अब तो पता है हमको यार,
मेटाफेज में क्या हुआ, फिर से क्रोमोसोम कहाँ आ गए, इक्वेटर पे आ गए। स्पिंडल कहाँ क्या किया, स्पिंडल ऑपोजिट पोल्स के स्पिंडल आके अटैच हो गए। कहाँ अटैच हो गए, काइनेटोकोर पे अटैच हो गए। बोलोगे हाँ सर ये तो अभी हमको रट गया है। फिर एनाफेज में क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। कैसे, बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो स्पिंडल फाइबर थे ना वो एक स्पेशल मटेरियल से बने जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। अभी मैं आपको सेल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाऊंगा। वो माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्टन होंगे तो खींचेगा ना, तभी वो सेपरेशन होगा। दैट इज द आइडिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टेलोफेज 2 क्या होने वाला है, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम अगेन न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर आ जाएंगे, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। एंड दस फाइनली क्या हुआ, अब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन चुकी। क्या बन चुका, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए। क्लियर। तो मियोसिस की पूरी प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये 4 गैमिट्स बनके तैयार हो जाते हैं बच्चों, है ना। और ये गैमिट्स क्या है, बेसिकली मेल और फीमेल गैमिट्स अलग अलग होंगे ना। प्लांट्स में भी देखो, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, हमने किया पूरा प्लांट किंगडम में, राइट। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग मियोसिस पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, मियोसिस पे इतना फोकस करने की जरूरत क्या है। तो जरूरत ये है, जस्ट वन सेक, हाँ, तो जरूरत ये है कि मियोसिस एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोसेस है। रीजन कि अगर मियोसिस ठीक से नहीं हो रहा है या मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। एंड इफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इज नॉट हैपनिंग देन वेरिएशंस विल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। बोलो यस और नो। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो वेरिएशन होगा ही नहीं। तो जो तुम्हारी पुरानी जनरेशन के कैरेक्टर थे तुमको मिलेंगे, फिर हमारे कैरेक्टर हमारे बाद वाली जनरेशन को मिलेंगे। मतलब ह्यूमन बींग्स का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन पॉसिबल होगा क्या, इवॉल्व होना, विकसित होना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आते आते नए फीचर्स, नए कॉम्बिनेशन, नए कैरेक्टर नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मियोसिस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है बच्चों। ये बात से आप सब लोग कन्विंस्ड हो? ओके, तो ये है मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज अचीव्ड। पहली बात तो ये भी हमने पिछली बार देख लिया था, ये पॉइंट फिर से जरा एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। आप सोचो कि एक आप ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है ना, ये मेल है, मेल कैसे दिखाया था हमने, ऐसे, और ये फीमेल है, ठीक है। अगर इसमें मियोसिस के बिना गैमेट बनते, समझो माइटोसिस से गैमेट बनते फॉर एग्जांपल, तो माइटोसिस से तो ये 2n रहता, 2 स्पर्म बन गए, 2 ओवम बन गए, करेक्ट। और जब ये स्पर्म और ओवम मिलते तो जो नया ऑर्गेनिज्म है वो कैसा बन जाता, 4n। मतलब अगली जनरेशन में तो डबल हो जाते क्रोमोसोम। चलता कैसे, ह्यूमन बीइंग में हर जनरेशन में डबल हो रहे हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग थोड़ी रहेगा, वो तो कोई अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे कंजर्व करना नए ह्यूमन बीइंग का भी नॉर्मल तरीके से डीएनए मेंटेन रही है, किसका काम है। ये मियोसिस नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा ना, क्योंकि मियोसिस ही तो पहले उसको हाफ करता है कि नहीं। मियोसिस उसको पहले हाफ करता है, फिर इसका वापस से मियोसिस 2 होता है, ऐसे इसके 4 गैमेट बन गए, फिर ये गैमेट और ये गैमेट मिला और जाइगोट बना, तब जाके हमारा 2n मेंटेन्ड रहा, है कि नहीं। तो कंजर्व करना, अगर हमें क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व करना है तो क्या होगा, उसके लिए मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू की, आपको सीधा पूछ लेगा कि भाई कौन से मैकेनिज्म से कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है। तो आंसर इज मियोसिस, आंसर इज मियोसिस बच्चों। ओके, देन यू हैव ऑफ कोर्स इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस लाता है इन दी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। फिर सब जगह बॉलीवुड पिक्चर ही चल रही होगी, ऋतिक का बेटा ऋतिक, है ना, अमिताभ का बेटा अमिताभ, खत्म। तो ऐसा थोड़ी होता है,
रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना भाई, नए नए जनरेशन में क्या आना चाहिए, वेरिएशंस आने चाहिए, अच्छे बुरे सब कैरेक्टर्स नए नए बनने चाहिए कॉम्बिनेशन, और ये किससे पॉसिबल है, ये मियोसिस में। मियोसिस का कौन सा पार्ट पॉसिबल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई बता सकता है बच्चे? देखो पूरा मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है कि स्पेसिफिकली एक चीज? पूरा मियोसिस नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो मेन कौन है, इवेंट कौन है, मेन इवेंट क्रॉसिंग ओवर इवेंट किसमें हो रहा था, पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो अगर आपको कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा है तो आप बोलोगे प्रोफेज 1। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है तो आप बोलोगे पैकेटीन। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है तो क्रॉसिंग ओवर। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर सबके दिमाग में बैठ गई एकदम से? ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ एंटायर cell division. We've covered every single point line by line. I've given you all the markings, shown you all the diagrams. We've done everything. Okay, please go through the entire topic properly. पढ़ के उसको एक बार ही अच्छे से खत्म कर लो, अपने दिमाग में इमेजिन करो प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को स्टार्ट से एंड। मैंने आपको पूरा जिस तरह से बताया है। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, गेट इट सॉल्व, सो दैट ये चैप्टर आपका पूरा सॉर्टेड हो जाए। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पे। ठीक है, आज जो हमने बात की ना, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको अभी ऑर्गेनाइजेशन सेल में बहुत डिटेल में अच्छे से इन डेप्थ समझ में आएगी। ठीक है बच्चों।